तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गुप्त काल की जो वीडियो नंबर 3 है, यानी कि पार्ट 3 को। ठीक है, ऑलरेडी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम प्रमुखता बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को। तो एक बार जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि गुप्त काल की स्थापना की। ठीक है, यानी कि गुप्त काल को जो संस्थापक है वो है श्रीगुप्त। कौन है? तो श्रीगुप्त। एक मिनट, गुप्त काल के संस्थापक श्रीगुप्त, लेकिन इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक सामंत की तरह ही शासन किया, एक राजा की तरह शासन किया ही नहीं। इसके बाद जो शासक आते थे वो थे घटोत्कच। ठीक है, उन्होंने भी एक सामंत की तरह ही शासन किया, एक राजा की तरह शासन नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था कि जो असली संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश की, वो है चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश की, ठीक है, काल नहीं, गुप्त वंश की वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से इनका विवाह होता है। ठीक है, और ये विवाह के बाद राजा रानी प्रकार का सिक्का प्रचलित करते हैं और इन्होंने महाधिराज की उपाधि भी धारण की थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था जो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो शासक बने वो थे समुद्रगुप्त, इनके पुत्र। तो समुद्रगुप्त में हमने देखा था समुद्रगुप्त का शासनकाल में, एक मिनट, समुद्रगुप्त के शासनकाल में देखा था कि समुद्रगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र हैं। इसे प्राचीन भारत इतिहास के महानतम शासकों में गिना जाता है। ठीक है, यह कुमार देवी के पुत्र थे और चंद्रगुप्त प्रथम का यह खुद को लिच्छवी दोहित्र कहते थे। इनका बचपन का नाम कांच था। इसके बाद हमने देखा था कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। किसके? नेपोलियन के नाम से। उसके बाद जो है इन्हें अश्वमेध यज्ञकर्ता के नाम से भी जाना जाता है। इनकी उपाधि धारण किए थे, कविराज के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद से हम लोगों ने देखा था कि समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जो जानकारी है वो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। समुद्रगुप्त के बाद जो हमने देखा था कि अगला जो शासक बनते हैं वो बनते हैं रामगुप्त। कौन बनते हैं? रामगुप्त। और रामगुप्त की ही पत्नी होती है कौन? तो देवी। ठीक है, देवी किसकी पत्नी होती है? तो रामगुप्त की। लेकिन जो देवी है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ षड्यंत्र कर रामगुप्त यानी कि अपने पति को मरवा देती हैं और उसके बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन स्टार्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल को देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को। तो इसे देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को किससे? तो देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने पूरी तरह से शकों का अंत किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चूँकि हमने कुषाण वंश में भी पढ़ा था, यानी नहीं, कुषाण वंश में नहीं, शक वंश में, कि शकों का सर्वनाश किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और उसके बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की अर्थ होता है शूरवीर। तो विक्रमादित्य की अर्थ क्या होता है? तो शूरवीर होता है। इतिहास के 14 शासक है ऐसे जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। अगला पॉइंट है कि परम भागवत की उपाधि इस शासन द्वारा धारण किया गया था। यानी कि परम भागवत की भी उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसे शक विजेता भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने शकों का पूरी तरह से सर्वनाश किया था। इसके समय व्याघ्र शैली के सिक्के मिले हैं, यानी कि प्रचलित थे व्याघ्र शैली के सिक्के। इसमें चांदी के सिक्के चलाए, यानी कि इसने चांदी के भी सिक्के चलाए थे। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए? न्याय के लिए। इसके न्याय का सिंहासन पत्थर का था, उसी पे बैठ के चंद्रगुप्त मौर्य जो है, मौर्य नहीं, द्वितीय, वो न्याय करते थे। इसके समय सर्वाधिक विस्तार हिंदू धर्म का हुआ।
यानी कि इनके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में सर्वाधिक विकास जो हुआ वो हिंदू धर्म का विकास हुआ था। अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट है कि इसके दरबार में संस्कृत के 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता था। नवरत्न में सबसे प्रमुख जो थे वो थे कालिदास। इन्हीं के दरबार में रहते थे कौन? कालिदास। और ये संस्कृत के लेखक थे। उसके बाद जो है वो अमरदास भी रहते थे, वो एक कवि थे। उसके बाद जो है वो बारहमिहिर भी रहते थे जो कि एक खगोलविद थे। तो ये जो है वो धन्वंतरी, ठीक है, ये भी आयुर्वेदाचार्य थे जो इनके दरबार में रहते थे। तो ये प्रमुख थे। अगला पॉइंट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी, ये यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, चीनी विद्वान फाहियान भारत आया था। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक चीनी विद्वान आया था जिसका नाम था क्या? फाहियान, ठीक है। इसकी ये अपना यात्रा विवरण फो क्यू की है, यानी कि ये पुस्तक में इसने अपनी यात्रा का विवरण किया है। उसके बाद तो कुमारगुप्त के शासनकाल को देख लेते हैं। ओके, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक बनते हैं जो कुमारगुप्त है ना। इसने महायान शाखा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बनाते हैं, ठीक है, बनवाया है। यानी कि जो कुमारगुप्त है वो महायान शाखा के शिक्षा के लिए किस विश्वविद्यालय को बनवाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। इसे महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का ऐसा विश्वविद्यालय था जो कि हॉस्टल सुविधा देता था, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा कि 1198 ईस्वी में ऐबक का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, यानी कि सर्वनाश कर दिया, ठीक है, आग में जला दिया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको देख लेते हैं कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय जो था वो तक्षशिला था, ठीक है। इसकी स्थापना राजा तक्ष ने की थी। यह वर्तमान पाकिस्तान, यानी कि वर्तमान में पाकिस्तान का एक जिला है रावलपिंडी, वहाँ पे स्थित है, ठीक है। इसके बाद जो है इनका शासनकाल बहुत समय तक नहीं चल पाता है। उसके बाद जो है शासक आते हैं स्कंदगुप्त। तो अब हम स्कंदगुप्त के शासनकाल को देख लेते हैं, ठीक है। किसके? तो स्कंदगुप्त के। तो कुमारगुप्त के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बनते हैं। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था, बनवाया नहीं था बल्कि पुनः निर्माण करवाया था, ठीक है। तो आप सबको कमेंट में यह बताना है कि सुदर्शन झील को किस शासक ने बनवाया था। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। तो इसकी अलग से एक जूनागढ़ अभिलेख मिला है जिसमें यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने हुणों के आक्रमण को असफल कर दिया था। यानी कि जूनागढ़ अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि हुणों का जो आक्रमण हुआ था समुद्रगुप्त के समय, तो उन्होंने असफल कर दिया था हुणों के आक्रमण को, ठीक है। अगला पॉइंट है, तो अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसके बाद गुप्त वंश में छोटे शासक हुए, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे शासक हुए जो कि एक तरह से अयोग्य भी थे। भानुगुप्त के ईरान अभिलेख से सती प्रथा का वर्णन मिलता है। इस वंश का जो अंतिम शासक है वो है विष्णुगुप्त। अंतिम शासक कौन? तो विष्णुगुप्त था। उसके बाद जो अगला पॉइंट है हमारा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस वंश के विनाश का जो कारण था वो हुणों का आक्रमण था। हुण आक्रमण के बाद गुप्त वंश छोटे छोटे सामंतों में बट गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सामंत पुष्यभूति थे। और पुष्यभूति जो है आगे चलकर वर्धन वंश का संस्थापक बनेंगे। तो वर्धन वंश को हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो गुप्त काल है जो था वो समाप्त होता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगा वर्धन वंश के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।